दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे महिला की, एक ऐसे औरत की जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है। पर सवाल ये है कि आखिर वो इस हाल में पहुंची कैसे और ये जगह कौन सी है। इन सारे रहस्यों से हम धीरे धीरे पर्दा उठाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है लारा से, जो पेशे से एक जियोलॉजिस्ट है। वो आज अपने इलाके में कुछ रिसर्च के सिलसिले में पहुंची है। दरअसल उसे हाल ही में कुछ अजीब भौगोलिक गतिविधियों के संकेत मिले थे। अब इस क्षेत्र में कुछ पुराने ज्वालामुखी मौजूद हैं जो कभी फिर से सक्रिय हो सकते थे। लारा को सरकार को समय रहते चेतावनी देनी है ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी रिसर्च के दौरान हम लारा के विचारों को जान पाते हैं। वो इस संसार को एक अलग नजर से देखती है। उसका मानना है कि नेचर के दो अटूट नियम होते हैं। पहला, ये सदा बदलती रहती है, और दूसरा, ये किसी के लिए रुकती नहीं है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए। ठीक इसी तरह समय भी ऐसे ही चलता रहता है, बिना किसी के लिए रुके। हमें समय के साथ खुद को ढालना पड़ता है। इसी सोच के चलते हर पीढ़ी, हर आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर छोड़ जाने की कोशिश करती है ताकि उन्हें कम संघर्ष करना पड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि लारा को इस धरती, ज्वालामुखियों और भूगर्भीय रहस्यों में इतनी गहरी दिलचस्पी कहां से आई होगी? वो खुद बताती है कि बचपन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक दिन स्कूल में तेज भूकंप आया, पूरी इमारत हिलने लगी। बच्चे डर से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उस वक्त लारा भी डरी हुई थी, लेकिन उसी डर में कहीं भीतर एक जिज्ञासा भी जाग उठी। उसके अंदर इस धरती को समझने की ललक ने जन्म लिया। वहीं से शुरू हुआ उसका सफर, और आज वो उसी जुनून की वजह से इस जगह पर पहुंची है। एक ऐसी जगह जो धरती के गर्भ से उभरने वाले लावे का केंद्र बन सकती है। लारा गंभीरता से अपने सैंपल्स जुटा रही होती है, तभी उसका सहयोगी एडम उसके पास आता है और कहता है कि अब लौट जाना चाहिए। लेकिन लारा अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई है। वो कहती है कि उसे कुछ और वक्त लगेगा और वो जल्दी घर लौट जाएगी। एडम चला जाता है। कुछ देर बाद लारा का काम भी पूरा हो जाता है। वो अपने उपकरण समेटती है और कार की ओर रवाना हो जाती है। कार में उसे अपनी बेटी क्रिस्टीन का एक वॉइस नोट मिलता है। वो कहती है, मॉम आज जल्दी घर आ जाना प्लीज, हमने केक मंगवा लिया है। आज क्रिस्टीन का जन्मदिन है। लारा एक सिंगल मदर है, लेकिन उसने कभी अपनी बेटी को यह एहसास नहीं होने दिया कि उसके पिता उनके साथ नहीं है। क्रिस्टीन अपने दादाजी के साथ रहती है और लारा अपने हर पल में यही कोशिश करती है कि उसकी बेटी की खुशियों में कोई कमी ना आए। क्रिस्टीन का प्यारा वॉइस नोट सुनने के बाद लारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो जानती कि उसकी बेटी आज उसके साथ मिलकर जन्मदिन का केक काटने का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। लेकिन तभी लारा को अचानक से एक बात याद आती है। उसका सैंपल वाला बैग जो था, वही रिसर्च वाला बैग, वो साइड पर ही रह गया। बिना समय गवाए वो कार का यू टर्न लेती है और वापस उसी जगह की ओर निकल पड़ती है। सूरज अब धीरे धीरे अस्त हो रहा था, यानी डूब रहा था। लारा जब उस जगह पर पहुंचती है तो उसकी निगाहें उस डूबते हुए सूरज पर पड़ती हैं, जो आसमान में से ऐसे चमक रहा था मानो कोई बड़ा सा सुनहरा सिक्का हो। वो पल इतना खूबसूरत था कि लारा कुछ पल वहीं रुककर इस दृश्य को महसूस करती रहती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बनने वाला था। जैसे वो नीचे उतरने लगती है, उसके पैर अचानक फिसल जाते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वो सीधे एक कुएं में जा गिरती है। गड्ढा इतना गहरा होता है कि नीचे गिरते समय उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले वो ऊपर की ओर देखने लगती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा। ये गड्ढा सिर्फ गहरा ही नहीं था, बल्कि बहुत खतरनाक और डरावना भी था। वो बार बार चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उस सुनसान इलाके में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे अब अपनी एनर्जी को संभाल कर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उसकी टीम तो 7 दिन बाद ही लौटने वाली थी। ऊपर से वहाँ पर कोई टूरिस्ट भी नहीं आते जो गलती से उसकी आवाज सुन लेते हैं। फिर ये सब सोचते सोचते उसका दिमाग और ज्यादा डरावने ख्यालों से भरने लगता है। तभी उसकी नजर ऊपर लटके हुए बैग पर पड़ती है, जिसमें उसके सर्वाइवल के कुछ जरूरी सामान थे। वो पूरी कोशिश करती है उस बैग को खींचकर अपने पास लाने की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही लाहत लगती है। अब धीरे धीरे रात होने लगी है और अंधेरे के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। वो सोचती है कि क्या यही जगह ज्वालामुखी का मेन सोर्स है, यानी उसका मुंह जहाँ से ज्वालामुखी फटता है। अगर ऐसा है तो वो किसी नर्क से कम जगह नहीं है। लेकिन अब उसके पास बैठने और इंतजार करने के अलावा तो कोई चारा भी नहीं है ना। उसने हर वो कोशिश कर ली जो उसे बाहर निकाल सकती थी, पर सब बेकार था। अब उसे ये डरावनी रात यहीं गुजारनी होगी। जैसे तैसे लारा पहली रात गुजारती है, लेकिन अब जब सुबह हो गई है और सूरज एकदम सिर पर है तो उसे लगता है कि अब वो और समय यूं ही गवा नहीं सकती। उसे कुछ करना होगा। इस बार वो फिर कोशिश करती है अपना बैग पाने की। उसने अपनी जैकेट को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और बहुत मुश्किल से उसने बैग को आखिरकार पा ही लिया। बैग में उसे कुछ जरूरी चीजें मिलती हैं, एक पानी की बोतल, च्युइंगम का पैकेट, उसका फोन और एक ईयरफोन। उसने तुरंत अपने फोन को ऑन किया और कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। यह स्थिति और भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि सिर्फ एक पानी की बोतल से वो पूरे 7 दिन तक नहीं जी सकती थी। अब ठंड भी बढ़ने लगी थी। उसने फिर से अपनी जैकेट पहन ली और आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगी। वो जानती थी कि अब वही कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस सबसे ज्यादा उसे सताने लगी अपनी बेटी की याद। वो सोचने लगी कि क्रिस्टीन घर पर अकेली बैठी
होगी केक के पास उसकी मम्मी का इंतजार करते हुए, और यहाँ वो खुद इस मौत के गड्ढे में फंसी हुई थी। लारा उस अंधेरे गड्ढे में बैठी ठंडी दीवारों से टेक लगाए अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। इसी दौरान जैसे उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी जिंदगी का एक एक पन्ना खुलता रहता है। वो दिन याद आने लगता है जब वो अपने काम में इतनी बिजी हो जाया करती थी कि अपनी बेटी क्रिस्टीन को वक्त ही नहीं दे पाती थी। क्रिस्टीन का ख्याल आते ही उसके पिता निक की बात भी याद आने लगती है उसे। निक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लारा हर बार काम के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागती। जब भी वो उससे सवाल करता, लारा कोई ना कोई बहाना बना देती। लेकिन अब इस गहराई और तन्हाई में उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सब बातें सही थी। उसने काम को हमेशा से प्राथमिकता दी और अपने परिवार को धीरे धीरे खुद से दूर कर दिया। और फिर याद आता है एडम, उसका वही साथी जिससे लारा का एक अफेयर चल रहा था। एडम उससे कई बार कह चुका था कि वो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर लारा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन लारा के लिए इतना आसान नहीं था। वो जानती थी कि एक सिंगल मदर की जिंदगी कितनी कठिन होती है। उसने एडम को मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्रिस्टीन उस दर्द से गुजरे जिससे वो खुद गुजरी थी, एक अधूरी जिंदगी, एक अधूरी उम्मीदों के साथ। इस सबके बीच लारा को अपने अकेलेपन का एहसास होने लगता है। ये अकेलापन उसे अब तक सिर्फ भीतर से कचोटता था, लेकिन आज वो हकीकत बनकर उसके सामने है। वो सोचती है कि अगर मैं इस हालत में इमोशनली वीक पड़ गई तो मैं कभी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मुझे अब अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अब 2 दिन बीत चुके थे लेकिन कोई मदद नहीं आई। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है, क्यों ना अपने बैग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जाए और ऊपर तक चढ़ने की कोशिश की जाए। वो अपने सूलेज निकालती है और उन्हें जोड़कर लंबा बनाती है और बैग को ऊपर की ओर फेंकती है, लेकिन लंबाई कम पड़ जाती है। फिर वो अपने एयरफोन को भी उसमें जोड़ देती है और एक बार फिर कोशिश करती है। इस बार उसका प्रयास सफल हो जाता है। बैग ऊपर अटक जाता है और लारा जैसे तैसे ऊपर चढ़ने लगती है। वो जानती है कि बाहर निकलना अभी भी संभव नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा ऊपर और जाए तो शायद फोन में नेटवर्क मिल जाए, और उसे नेटवर्क मिल भी जाता है और उसकी आंखों में एक नई चमक दौड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, उसकी रस्सी टूट जाती है और वो फिर से नीचे गिर जाती है। इस बार उसके पैर में गंभीर चोटें आ जाती है और वो दर्द से चीख पड़ती है। उसकी चीख उस वीरान जंगल में गूंजती रहती है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता ना वहाँ पे। थकार कर वो चुपचाप फिर बैठ जाती है। और फिर आता है वो क्षण जब इंसान अकेला होता है, बुरी तरह फंसा होता है और उसके पास सोचने को सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी ही बचती है। लारा को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, कैसे उसने अपनी बेटी, अपने पिता और यहाँ तक कि अपने रिश्तों को भी उपेक्षित किया, यानी उसे नजरअंदाज किया। शायद ये उसकी सबसे बड़ी सजा है। और तभी उसके सामने एक और डर आ खड़ा होता है, एक सांप। वो बिल्कुल पास आ जाता है। लारा के चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं, लेकिन वो खुद को शांत रखती है। सांप खुद उसे देखता है और फिर बिना कुछ नुकसान पहुंचाए पत्थरों में छिप जाता है। वो एक लंबी सांस छोड़ती है और एक बार फिर उसने एक बड़ा इम्तिहान पार कर लिया। अब लारा को गड्ढे में फंसे 3 दिन बीत चुके थे। उसके पैर की चोट अब और भी ज्यादा तकलीफ देने लगती थी। बैठने, खड़े होने और हिलने डुलने तक में उसे भयानक दर्द हो रहा था। उस दर्द में निजात पाने के लिए उसने सीधे आधे से ज्यादा पानी एक बार में ही पी लिया। उसे इस बात का एहसास थोड़ी देर बाद हुआ, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उस पर थकावट और कमजोरी हावी होने लगती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही बोतल पानी, एक च्युइंगम का पैकेट और उसका फोन बचा था, जिनमें ना नेटवर्क था ना ही बैटरी की कोई गारंटी। वो सोचने लगी कि क्या मैं 7 दिन तक ऐसे ही जी पाऊंगी। उसे एक आइडिया आता है। टीवी में देखे गए सर्वाइवल शोज की याद आती है उसे, जिसमें इंसान अपनी पेशाब को बोतल में भरकर बाद में पीता है जब पानी ना बचता हो। तो वो सोचती कि शायद उसे भी यही करना पड़ेगा, लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो उसे खुद पर घिन आने लगती है। वो काम अधूरा छोड़ देती है और सोचती है अभी नहीं, शायद कभी जरूरत पड़ी तो बाद में कर लूंगी। उधर 3 दिन बीत जाने के बाद एडम को चिंता होने लगती है। आमतौर पर लारा हर दिन उससे संपर्क करती है, यानी कॉन्टेक्ट करती है, लेकिन अब 3 दिन से उसका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। तो उसे एडम उसे वॉइस नोट भेजता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे ऐसा लगता है कि शायद लारा अब उसे दूरी बना रही है। उसे पता नहीं था कि लारा इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। एक बार फिर कहानी हमें अतीत में ले जाती है, जब क्रिस्टीन का 4था जन्मदिन था। उस दिन भी लारा को घर पहुंचने में देर हो गई थी। उसके पिता निक बेहद नाराज हो गए थे, लेकिन किसी तरह वो उन्हें मना लेती है। तभी खेलते खेलते क्रिस्टीन की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। लारा और निक उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है। ये सब सुनकर लारा का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो पूरी रात अस्पताल के बेड के पास बैठी रहती है। वो सोचती है, मैंने ऐसा क्या किया होगा कि मेरी मासूम सी बच्ची को ये सब सहना पड़ रहा है। उसी दौरान निक वहां पर आता है और उसे सहारा देता है। दोनों मिलकर क्रिस्टीन को एक गिफ्ट देते हैं, जिससे बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वो एक गड्ढे में लारा इन सब पलों को याद करके टूट रही होती है। तभी उसे फिर वही सांप दिखता है। इस बार वो और भी करीब आ चुका था। लारा एकदम स्थिर हो जाती है, सांस तक नहीं लेती। सांप उसके शरीर के पास से गुजरता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये एक और इम्तिहान था जिसमें लारा ने हिम्मत से काम लिया, लेकिन वो जानती थी कि अब वक्त सिर्फ यूं बैठकर सोचने का नहीं है, कुछ करना होगा। तभी उसे ऊपर उड़ते हुए एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसे अंदर से झकझोर कर रख देती है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, हाथ हिलाती है, लेकिन अफसोस वो इतनी गहराई में थी कि ना उसकी आवाज सुनाई देती है, ना ही उसका शरीर दिखाई दे रहा था।
उधर एडम अब और इंतजार नहीं करता, वो सीधे लारा के घर पहुंचता है, लेकिन घर पर ताला लटका हुआ था। उसे शक होता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो बिना देर किए पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। इधर लारा का संघर्ष एकदम जारी था। दिन की धूप अब किसी उबलते लावे जैसी लग रही थी और रातें हड्डियां जमा देने वाली ठंड लेकर आती है। पानी की कमी, भूख और दर्द सब कुछ मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब तक वो सिर्फ च्युइंगम खाकर जिंदा थी, अब उसके पास पीने को भी कुछ नहीं बचा था। रात में फिर उसी सांप की आवाज आती है। वो अब इस डर को झेलते झेलते थक चुकी थी, लेकिन इस बार वो डर के बजाय तैयार रहती है। वो अपने पास एक नुकीले पत्थर को रख देती है, अगर सांप ने कुछ किया तो वो उसे मार डालेगी। इसी बीच पुलिस को खोजबीन के दौरान लारा की कार मिल जाती है। वो सूचना एडम को देते हैं। एडम तुरंत निक को फोन करता है और उसे भी सब बताता है। गड्ढे में पड़े पड़े अब लारा को 7 दिन हो चुके थे। लगातार भूख, प्यास, दर्द और डर ने उसे शारीरिक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन अब उसका मन भी टूटने लगा था। कभी कभी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके आसपास कोई है और कोई उसकी ओर देख रहा है। धीरे धीरे उसे भ्रम होने लगते हैं। वो खुद के सामने किसी अजनबी को खड़ा देखती है जो उससे कहता है, तू जो झेल रही है वो सब तेरे ही कर्मों का फल है। तूने अपने करीबियों को वक्त नहीं दिया, उनकी भावनाओं को समझा नहीं। वो आवाज जैसे उसके मन को चीर देती है। वो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है और अंदर से खुद को दोष देती है। शायद मैंने ही अपने जीवन को इस मोड़ तक पहुंचाया है, वो सोचती है। इन सब सोचों में उसकी आंखें लग जाती है, लेकिन तभी धरती कांप उठती है। एक हल्का सा भूकंप आता है, जिससे ऊपर की चट्टानों से कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगती है। उनमें से एक पत्थर लारा के कंधे पर आ गिरती है और उसे गंभीर चोट लगती है। लेकिन अब लारा डरती नहीं है। वो जानती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो यहीं पर वो दम तोड़ देगी। दर्द के बावजूद वो फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। इस बार थोड़ी ऊंचाई तक भी पहुंच जाती है वो, लेकिन एक बार फिर उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से नीचे गिरती है। अब की बार उसके पैर में भी बहुत गहरी चोट लग जाती है, लेकिन उसे चोट का दर्द महसूस नहीं होता। उसकी आत्मा अब उस भावनात्मक पीड़ा में इतनी जख्मी थी कि शारीरिक चोटें अब उसे कुछ नहीं लगती। पर हार मानना लारा की फितरत में नहीं था। वो जानती थी कि उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही है, भले ही वो अब दुनिया में ना हो, लेकिन उस बेटी की याद, उसकी मुस्कान, उसके वॉइस नोट, ये सब लारा की ताकत बन चुके थे। अब वो किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहती थी। थकार कर लारा एक बार फिर गड्ढे की दीवार से टेक लाकर बैठ जाती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसे ऊपर से पुकार रहा है, लारा। वो आंखें खोलती है। ये आवाज एडम की होती है। वो ऊपर देखती है तो खुशी के मारे रो पड़ती है। एडम रस्सी नीचे फेंकता है और कहता है, पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ। लारा में अचानक जैसे जान आ जाती है। वो पूरी ताकत से रस्सी पकड़ती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर खींचती है अचानक सब गायब हो जाता है। ये सब एक भ्रम था। असलियत में ये थी कि वो अभी भी उसी गड्ढे में थी, अकेले, टूटी हुई, भूखी, प्यासी और हिम्मत की आखिरी कगार पर खड़ी। अब उसे गड्ढे में रहते 7 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन इस 7 दिनों ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब उसमें कुछ और ही ताकत आ गई थी। एक ममता की याद, एक पछतावे की तपिश और जीने की अंतिम उम्मीद। अब उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। वो जानती थी कि शायद ऊपर तक ना पहुंचा जाए, लेकिन एक कोशिश उसे चैन से मरने जरूर देगी। वो फिर से चढ़ाई करने लगती है। इस बार कुछ ही दूरी पर पहुंच भी जाती है वो, लेकिन 7 दिन भूखे प्यासे शरीर से इतना ऊपर चढ़ पाना भी आसान नहीं था। उसे चक्कर आने लगा। वो समझ गई कि अगर उसने पैर खोया तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इसलिए वो धीरे से वापस नीचे उतर आई। अब उसे लगने लगा कि शायद कोई उसे बचा नहीं पाएगा, शायद अब कोई उम्मीद उसके पास नहीं है। उधर एडम निक को कॉल करता है और बताता है कि उन्हें लारा की कार तो मिल गई, लेकिन वो खुद अभी तक नहीं मिली। ये सुनकर निक के मन में गहरी चिंता उठ जाती है। आखिरकार 7 दिन हो चुके थे और उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला था। इधर लारा अपने अतीत के उन लम्हों को याद करने लगती है जब एडम ने उससे प्यार का इजहार किया था। वो चाहती तो थी एडम उसके साथ रहे, लेकिन वो उसके परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। उस प्यार और जिम्मेदारी की लड़ाई में उसने अकेले रहना चुना। तभी अचानक लारा के चेहरे पर एक बूंद पानी गिरती है। उसकी आंखें खुलती है, लेकिन वो एक बूंद नहीं थी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और पूरा गड्ढा पानी से भरने लगता है। वो डूबने लगती है। पानी उसके सीने तक आ जाता है और अब सांस लेना मुश्किल हो जा रहा था उसके लिए। तभी एक भयानक सच सामने आता है। हमें पता चलता है कि क्रिस्टीन की मौत पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ, जिसकी याद में लारा अब तक जी रही थी, जो हर पल उसके लिए ताकत बन रही थी, वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। असल में लारा इस गड्ढे में गिरने से पहले ही अंदर से टूट चुकी थी। ये सब जो उसने याद किया वो उसके मरने से ठीक पहले का एक जीवन पुनरावलोकन था, यानी लिविंग अ लाइफ अगेन, जो बीते एक पल में जिया था उसने। लेकिन तभी लारा के भीतर से एक आवाज आती है कि उठो, अब तुम्हें खुद के लिए जीना है। उस एक आवाज ने उसके भीतर नई जान डाल दी। लारा ने पानी का सहारा लिया और तैरती ऊपर तक आ गई और आखिरकार वो उस गड्ढे से बाहर निकली गई। वो ऊपर तो आई और देखा उसके पापा निक वहीं थे। हाँ, वही निक जो उसे ढूंढते हुए निकले थे, वो वहीं पहुंच गए थे। जब उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने लारा को सीने से लगा लिया। लारा ने इन 8 दिनों में जो किया वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। शायद उसकी जगह कोई और होता तो अब तक खत्म हो चुका था, पर लारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, पछतावे को ताकत बनाया और जिंदगी से लड़कर उसे फिर से जीत लिया। अब उसे ये एहसास हो गया था कि अपनों के साथ समय बिताना ही असली जिंदगी होती है, बाकी सब बाद में आता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, जो आज है वो कल नहीं है, इसलिए जब तक है
अपनों के साथ रहें, उन्हें समय दें और हर पल को यादगार बना लें। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।